नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यह डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, तो आइए देर ना करते हुए 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। सभापति महोदय, पंजाब के विकास के लिए अनुदान की जो मांगे सदन में प्रस्तुत की गई हैं उसका मैं समर्थन करती हूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा था कि पंजाब के विषय की बात है, इसलिए बोलना है, बल्कि इसलिए भी बोलना है कि पंजाब के सुख दुख के मामले में इस देश का हर आदमी अपना हिस्सा रखना चाहता है और उसे समझने की कोशिश करता है। इसी भावना से मैं भी इस विषय पर 2 शब्द कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम, कई विरोधी दलों के सदस्यों ने इस चर्चा को राजनीतिक विषय बनाया और कहा कि यहां पर प्रजातंत्र को दबाया गया है। ऐसा नहीं है। जिन हालात में हमारे नेता और हमारी पार्टी की सरकार ने वहां चुनाव करवाए और लोगों को मौका दिया, तब वहां हमें अपनी पार्टी की परवाह नहीं थी वह सत्ता में आएंगी या नहीं, वहां पर आतंकवाद खत्म हो, फिर से खुशहाली आए, इसकी चिंता थी। प्रजातंत्र कायम रहे, अखंडता कायम रहे, ऐसा विश्वास था। पंजाब के चुनाव से लेकर गुरुद्वारे में जो कार्रवाई की गई, हर कदम इस तरह से उठाया गया कि वहां किसी की भावनाओं का दमन न हो। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सीमा के इलाके हैं, स्वतंत्रता के बाद जितनी उनकी प्रगति होनी चाहिए थी वह उतनी नहीं हो पाई। चाहे पंजाब का गुरदासपुर का इलाका हो या हरियाणा का मेवात का इलाका। हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब इन जगहों पर गए तो हमने देखा कि वहां यातायात के साधनों का पूरा विकास नहीं हुआ था, अभाव था। वहां पर रेल की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों पर काम कम हुआ है। पंजाब हरियाणा दोनों में हरित क्रांति आई, लेकिन सीमा के इलाकों में जो हमने देखा कि वहां पर पूरे पंजाब की तुलना में कुछ कम काम हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जो मांग पूरी करने जा रहे हैं उसमें उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पूरे क्षेत्र में संतुलन हो और पंजाब के हर हिस्से के लिए सही रकम का प्रावधान भविष्य में किया जाए। वहां काफ़ी लोगों से मुलाकात की। लोगों ने कहा कि रेलवे लाइन जो अमृतसर से पठानकोट जाती है उसमें समस्या है। सभापति महोदय, चौधरी साहब ने अभी यहाँ पर जो कहा वह सही कहा और विशेष मांग पर वह बोले। राजनीतिक भाषण उन्होंने नहीं दिया। पंजाब में जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर कौन से उद्योग लगने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने जो कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ और मांग करता हूँ कि उसको पूरा करना चाहिए। हमने चुनाव के दौरान देखा वहाँ पर महिलाएं दोपहर को भी काम करती हैं, खेतों में जाती हैं, जबकि हमारे महाराष्ट्र में सुबह और शाम को कार्य करती हैं। पंजाब की समस्या खाली बड़े उद्योग लगाने से हल नहीं होगी, उसके साथ साथ वहाँ ऐसी योजनाओं का होना आवश्यक है। इस बजट या उसकी मांगों में छोटे उद्योग के लिए जो भी प्रावधान किया गया है, मेरा निवेदन है कि उस राशि को बढ़ाया जाए। यहाँ कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पंजाब के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम पैसा रखा गया है। मैं चाहती हूं कि जहां उस ओर भी सरकार का ध्यान जाए, वहीं छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में योजना की जाए ताकि गांवों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। मुझे गुरदासपुर के लोगों ने बताया कि वहां 500 के लगभग युवा गायब हो गए। इसमें कितनी सच्चाई है वह तो सरकार पता करवाए, पुलिस बता सकती है, लेकिन यह निस्संदेह सत्य है कि पंजाब में आज कई देशी और विदेशी ताकतें सक्रिय हैं और उनके कारण ही यह समस्या हल नहीं हो पा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबी ही आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को शांति से उनके गांव में ही रहने देने के लिए यह आवश्यक है कि हम गांवों में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दें, उनकी योजना करें। इसलिए जहां हम पंजाब की सुरक्षा के लिए पैसे का प्रावधान करें, उसके साथ साथ छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी समुचित पैसा रखें। यह भी नहीं होना चाहिए जैसी यहाँ शंका व्यक्त की गई कि पंजाब बजट के लिए जितने धन का प्रावधान किया गया है उसमें ज़्यादा पैसा सुरक्षा के लिए कार्यों हेतु रखा गया है। इसलिए सुरक्षा के लिए रखी गई राशि के बाद गांवों में छोटे उद्योगों की योजना पर ध्यान दें, बिजली के विकास पर ध्यान दें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आदरणीय महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप आ सके।
ऐसे आवागमन का और जापान के साथ विचार विनिमय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम आपके देश के साथ निकट संपर्क कायम करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपकी भारत यात्रा दिलचस्प तथा सुखद रही है और आपकी सुख सुविधा का भली भांति ध्यान रखा गया है। आपने देखा ही होगा कि हमारी समस्याएं आपकी समस्याओं से भिन्न हैं। भारत का आकार ऐसा है कि हमारी समस्याएं हमेशा ही विशाल रही हैं, केवल समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है। आपको शायद मालूम है कि यह पहला मौका नहीं है कि लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। वस्तुतः आज प्रमुख राजनीतिक दलों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे। इस बार अंतर बस यही है कि जिस दल ने कांग्रेस को छोड़ा है उसने पुराने नाम को बनाए रखा है, यद्यपि अब उन्हें कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह दल, जैसा कि आपको विदित है, हमारी संख्या का 1/3 है और वे जब हमारे साथ थे तब भी इस दल के बहुत से सदस्य पार्टी के अंदर से हमारा विरोध करने में सक्रिय थे, जिससे स्थिति ज़्यादा कठिन न होकर एक प्रकार से अधिक सरल हो गई है, क्योंकि जब आपको मालूम है कि कौन लोग आपके विरोधी हैं तो आप अधिक कुछ नहीं कर सकते। आपने जिन लोगों का जिक्र किया है उनसे अवश्य ही राजनीतिक जीवन में जटिलता आ गई है, लेकिन कांग्रेस में विभाजन हुए अब कई महीने बीत चुके हैं। इससे वैसी कोई उथल पुथल नहीं हुई जिसकी आशंका कुछ लोगों को थी और जिसके लिए कुछ लोग आशा कर रहे थे। देश और कांग्रेस दोनों ही ने इस विभाजन को सहज भाव से लिया है। अभी पिछले सप्ताह ही हमें संसद में सरकार के शक्ति परीक्षण में भाग लेने का अवसर मिला। सरकार को मिलने वाले वोट उसके विरुद्ध मतों की अपेक्षा तिगुने थे। एक संशोधन पर सभी विपक्षी दलों, विपक्षी कांग्रेस ग्रुप तथा अन्य विपक्षी दलों ने हमारे विरुद्ध मत दिए, फिर भी हमें स्पष्ट बहुमत मिला। आतंकवादी कम्युनिस्टों की कुछ और ही कहानी है। हमारे यहाँ लोगों के कई ग्रुप हैं जो सत्ता को चुनौती देते हैं। आदरणीय महोदय, हमारी राजनीतिक रणनीति सुस्पष्ट है। पार्टी और सरकार ने मध्यम मार्ग अपनाया है जो निश्चय ही कुछ वामपक्षीय झुकाव वाला है। अब हमें अपने लोगों को यह दिखा देना है कि इस मार्ग से चलकर हम अभिष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और परिणाम से मेरा आशय केवल विकास की बढ़ी हुई गति ही नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानताओं में तेजी से कमी होना भी है। हमारी जनता की आस्था लोकतंत्री व्यवस्था में है। अगर हम तेजी से आर्थिक प्रगति संभव बना सके तो लोकतंत्र में यह विश्वास और गहरी जड़ें जमा लेगा। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं देश को आगे ले जाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। अब हम 10वीं योजना की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम तेजी से प्रगति कर सकने की स्थिति में हैं। जब देश का समग्र विकास होगा तभी सभी प्रादेशिक तथा अन्य समस्याओं को हल किया जा सकेगा। इसलिए योजना में हमने राज्य क्षेत्र के लिए विनियोजन को बनाए रखा है। हमने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया है। कृषि के क्षेत्र में भी शुष्क खेती की समस्याओं की ओर हम खास तौर से ध्यान देना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने उन किसानों की मदद की जिनको सिंचाई के साधन उपलब्ध थे और इससे हमारी खेती की पैदावार बढ़ती। मैं समझती हूँ कि पहली बार अनाज के उत्पादन की मात्रा 10 करोड़ टन से ऊपर पहुँच गई है। इसलिए जहाँ तक अनाज का संबंध है, हम आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आर्थिक विकास का अपना महत्व तो है ही, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वह कुछ हद तक राजनीतिक और सामाजिक शांति पर निर्भर करता है। इसलिए हमें देखना है कि आर्थिक विकास कुछ हद तक सामाजिक न्याय के साथ मेल खाता रहे। इससे भले ही आर्थिक प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी पड़े, लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, अन्यथा सामाजिक तनाव आर्थिक मूल्यों के लिए बाधक सिद्ध होंगे। 10वीं योजना में हमने 5.5% विकास दर की परिकल्पना की है और हम कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना तथा तकनीकी परिवर्तनों को सुदृढ़ आधार देना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत विदेशी सहायता में भी काफ़ी कमी हो जाएगी। वस्तुतः हम सोचते हैं कि इस दशक के अंत तक विदेशी सहायता की ज़रूरत ही खत्म हो जाए। विराम। तो दोस्तों, यह 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। डिक्टेशन का बार बार अभ्यास कीजिएगा और लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
चलिए जल्दी ही मिलेंगे अगली डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।